तो आज के आपके करंट अफेयर्स 5 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो आपकी जो सेंटर की गवर्नमेंट है, देखो एक्ट ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ है, इसके अंदर चेंजेस भी पार्लियामेंट ही कर सकती है। ठीक है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर अमेंडमेंट चेंजेस करने का सोच रही है। अब चेंजेस क्या है, आपके ना कुछ इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशन देने का सोच रही है। अभी क्या होता है, अगर किसी भी इंडस्ट्री को या किसी मतलब कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसे पेड़ काटने पड़ते हैं, जंगल काटने पड़ते हैं इन स्पेसिफिक, तो उसे सेंटर की सरकार की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अगर जंगल काटने हैं, नॉर्मल पेड़ काटने होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की, अगर जंगल है कोई एरिया, फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड एरिया है, उसे क्लियर करने के लिए सेंटर में जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उससे परमिशन लेना जरूरी होता है। सेंटर की सरकार के अलावा कोई और परमिशन नहीं दे सकता। तो आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसका ओरिजिनली पर्पस भी यही था, इसी चीज के लिए ये बनाया गया था। पहले एक्ट बता दूं फिर मैं आपको वो बताता हूँ। ये एक्ट ओरिजिनली आपका 1980 में आया था और इसमें 88 में भी चेंज हुआ था। सारे इंडिया पे ये अप्लाई होता है। इस एक्ट में आपकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि वो किसी भी फॉरेस्ट को डी रिजर्वेशन में नहीं डाल सकते। डी रिजर्वेशन का मतलब है कि लेट्स सपोज आज तुमने कोई एरिया मार्क करवा दिया कि ये फॉरेस्ट एरिया है मेरे स्टेट में, कल ये नहीं कह सकते कि इतना एरिया हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉरेस्ट में, क्योंकि जो एरिया फॉरेस्ट में नहीं कंसिडर होगा वहां तो जो मर्जी डेवलपमेंट कर सकते हो, तो वहां पे परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे करने की कोशिश करेंगी, तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे पहले ही सेंटर की तरफ से लग गई है कि तुम ये नहीं कर सकते। तो डी रिजर्वेशन नहीं हो सकती और नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए मतलब ये चीजें नहीं यूज की जा सकती। देखो आपके जो फॉरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट के अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती। अगर आप किसी भी नेशनल पार्क भी घूमने जाओगे ना, एक चीज आप ऑब्जर्व करना, कभी भी नेशनल पार्क भी घूमने जाओगे, कुछ ना पेड़ बिल्कुल सीधी सीधी लाइनों में अंदर लगे होंगे, वो आर्टिफिशियली लगाए हुए हैं। ऑब्वियसली नेचर इतनी सिमेट्री से चीजें नहीं लगाती वह, और वो पेड़ ऐसे होंगे कि शायद किसी के कोई फ्रूट के पेड़ होंगे या स्पेसिफिक कोई लक्कड़ जो हमें चाहिए वो उसके पेड़ होंगे, ऐसी कोई चीजें होंगी, ताकि जब वो मेच्योर हो जाएंगे आगे सरकार कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि हमें इतने पैसे दे दो, ये सारे पेड़ तुम्हारे होंगे, और उसके बाद अगली बारी हम फिर से दोबारा लगा देते हैं। तो कमर्शियल, एक तो फिर उससे जंगल से कोई कमाई होती रहेगी तो हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो अल्टीमेटली वही इंटरेस्टेड होगी जहां से कमाई हो रही है। अगर कमाई ही नहीं है तो सरकार को भी क्या इंटरेस्ट आगे। तो इस कारण बहुत जरूरी है कि हमारी कमाई बनी रहे जंगलों से, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी कहीं ना कहीं लोगों के मन में हमेशा रहती है। पर दूसरा, आपके बहुत सारे ट्राइबल्स, बहुत सारे आदिवासी आपके जंगलों में रहते हैं, वो भी जंगलों से अपने प्रोडक्ट्स लेते हैं, पर उन्हें सारे प्रोडक्ट्स लेने अलाउड नहीं होते। देखो आपके प्रोडक्ट्स को ना दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, एक है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और एक होते हैं आपके जंगल में जो भी उगता है उसे दो कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। मेजर, क्योंकि कई बार आपको ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक्चुअली ज्यादा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ये क्या होता है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस? ठीक है, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है इसमें आती है आपकी लकड़, टिम्बर को इसमें कंसिडर करते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ही यूज की जा सकती है, नहीं तो कभी भी इसे नहीं काटा जा सकता। टिम्बर का मतलब है जो मेन लकड़ है, ठीक है, ये टिम्बर हुआ। किसी भी पेड़ का जो मेन बार्क होता है, जो मेन हिस्सा होता है, वो टिम्बर है, उसे मेजर कहते हैं, बाकी सारी चीजें माइनर। आपके ट्राइबल्स को, जो वहां पे आदिवासी रहते हैं, उन्हें माइनर प्रोड्यूस यूज करना अलाउड है। इसके अंदर आपके सीड्स आ जाते हैं, जैसे हनी आ जाता है, कोई मतलब उसके ऊपर ही लगा हुआ है ना, उसके बाद कोई और पत्ते आ जाते हैं। उसके बाद
कोई भी जो लकड़ गिर चुकी है, फॉलन वुड, ब्रांचेस गिरती रहती है ना, टहनियां गिरती रहती हैं पेड़ों की, अगर वो गिर गई है वो यूज कर सकते हैं, अपना बालन बना लेंगे ना उससे। तो इस चीजों से इस तरीके से वो खाना अपना बना सकते हैं। तो कभी अगर आपको ये भी पूछा जाए कि जंगल में क्या यूज करना अलाउड है क्या नहीं है, टिम्बर के सिवा सब कुछ अलाउड है, ठीक है। पर लकड़ में याद रखना जो गिरी हुई है वो वाली, अगर कोई लेट्स वो पेड़ गिर गया, वो पेड़ भी यूज कर जाएंगे, पर वो गिरा होना चाहिए नेचुरली। लेट्स वो बिजली गिरी थी पेड़ के ऊपर, पेड़ पूरा फट जाएगा, गिर जाएगा, वो जो पेड़ गिरा होगा उससे वो यूज कर सकते हैं। जो वहां लगा हुआ है उससे। टिम्बर तो नहीं यूज होता है, टिम्बर तो नहीं यूज होता। टिम्बर जो आपकी जो ट्री की मेन बार्क हुआ ना, जहां पे जिसके ऊपर पूरा ट्री खड़ा हुआ है, जो पूरी, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हाँ, तना सर, तना। हाँ जी निशान जी। तना, तना सर, तना बोलते हैं हाँ, इसे। तना, ठीक है। जो आपका तना हुआ पेड़ का, जो बार्क हुआ जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसे तुम नहीं काट सकते, बाकी पेड़ का कोई भी यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज उसके ऊपर मधुमक्खियों ने पूरा छत्ता बना लिया था, उससे शहद निकाल लो, ठीक है। कोई बहुत सारे, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब ये माइनर वैसे भी ट्राइबल्स को क्यों अलाउ किया गया। देखो ट्राइबल्स वैसे ही बहुत ही गरीब कम्युनिटी मानी जाती है, ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, तो उनका नॉर्मल इकोनॉमी से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अब उन्हें जितनी जंगल की नॉलेज है उतनी नॉलेज किसी और को नहीं है। अगर वो अपनी जंगल की नॉलेज को ही यूज करना हम उन्हें सिखा दें तो एक्चुअली वो काफी पैसे कमा सकते हैं। जैसे ना एक आपके नागालैंड में ना झाड़ू बनता था, वो ना एक स्पेशल घास से बनता था जो जंगलों में आम उगती थी, मतलब नागालैंड के जंगलों में आम वो घास उगती थी। पहले वो करते क्या थे, वो सिर्फ घास काट के दे देते थे, और पर केजी, मतलब घास का उन्हें मिलता है आपके 7 रुपए पर केजी के हिसाब से पूरा ग्रास बिकता होता, ठीक है। उससे झाड़ू बनते होते थे, वो ग्रास, ट्राइबल्स बस वो ग्रास बेचते थे। अब 7 रुपए पर केजी कलेक्ट करने में भी कितना टाइम लगेगा, पर कोई ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ना आपकी गवर्नमेंट की एजेंसी है जो ट्राइबल्स के लिए काम करती है, उसे कहते हैं ट्राइफेड। आप कई बार देखना कहीं पे कोई फेयर लगे होते हैं ना, वहां पे कई बार कई फेयर्स पे कहीं पे अलग अलग स्टेट्स की ना स्टॉल्स लगी होंगी, असम, मिजोरम, ऐसे। उनकी साइड पे अगली बार लोगो देखना, ये ना साइड पे लिखा होता है ट्राइफेड। ट्राइफेड का काम ही ये है कि ट्राइबल्स को किसी तरीके से प्रमोट करना, उनके कल्चर को प्रमोट करना और उनकी इकोनॉमी बढ़ाना। इसलिए ट्राइफेड पूरे इंडिया में जगह जगह पे इनके फेयर्स भी लगवाता है जो ये बनाते हैं, और वहां पर्सनली ट्राइफेड इन्हें इनकी नॉलेज को कमर्शियलाइज करना सिखाता है। तो ट्राइफेड ने ये देखा कि झाड़ू इनके स्पेशल टेक्निक से, स्पेशल ग्रास से झाड़ू बनाते हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का झाड़ू माना जाता है। तो जब तक ये घास सिर्फ बेच रहे थे, कोई और कंपनी बना रही थी, तो इन्हें सिर्फ 7 रुपए मिल रहे थे पर केजी। ट्राइफेड ने इन्हें मशीनें खरीद के दे दी और इन्हें बोला तुम खुद झाड़ू क्यों नहीं बनाते, हम आगे बिकवा देंगे आपके झाड़ू, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये आगे सेलिंग में हेल्प कर देती है। अब ट्राइबल्स को मिलता है 70 रुपए पर झाड़ू, एक झाड़ू पे वो 70 रुपए कमा जाते हैं। तो एक झाड़ू पे 1 केजी तो यूज नहीं होने वाला, तो प्रॉफिट मार्जिन देखो कहां से कहां लेके। बस बात ये थी कि पहले वो बेच रहे थे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमेशा सस्ता बिकता है, उसी चीज को प्रोसेस कर दोगे प्राइस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम उनकी कमाइयां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये बार बार पॉइंट आउट किया गया है कि इंडिया में वन ऑफ द पुअरेस्ट कम्युनिटी, जो सबसे गरीब है ना, वो ट्राइबल्स। अब आपकी अमेंडमेंट क्या की जा रही है, ठीक है। अमेंडमेंट आपकी ये की जा रही है कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो नेशनल सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, या कोई भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी चीज होगी, अब उन्हें फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो डायरेक्टली जंगल काट सकते। यानी कि इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जो नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंपॉर्टेंस का मार्क हो जाएगा,
वो अपने आप इस चीज की एग्जेम्पशन से बाहर चला जाएगा कि उन्हें सेंटर से क्लियरेंस लेने की जरूरत है, यानी कि वो जंगल काट सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस कहां पड़ता है? देखो पिछले साल ना आपकी सरकार की एक और चीज पे क्रिटिसिज्म हुई है। लास्ट ईयर सरकार ने एक और एक्ट मॉडिफाई किया एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एक और एक्ट एग्जिस्ट करता है, ये सारे एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में ये सारे एक्ट्स आएंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या बात करता है? एक ना चीज होती है जिसे कहते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA। मैं तुम्हें उसके बारे भी इसके साथ ही बताता हूँ और फिर लिंक करके दोनों को एक साथ बताता हूँ क्या हो क्या रहा है इंडिया में इस टाइम। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की लास्ट ईयर चेंज किया गया था। इस एक्ट के अंदर ना एक चीज होती है जिसे कहते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, EIA। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है? देखो कोई भी आपने एक बड़े स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना है, जैसे कोई भी हाईवे बनाना है, लेट्स सपोज पहाड़ों से हाईवे बनाना था, जैसे यही हिमालयन हाईवे बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? बहुत सारे पेड़ कटेंगे, जंगल ही जंगल का एरिया कटेगा, उसके बाद पहाड़ कट रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों के अपने खुद के घर भी होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका रोजगार उस पर डिपेंडेंट होगा। शायद बहुत सारे लोगों ने वहां पे बकरियां रखी हुई हैं, गाय रखी हुई हैं, वहां पे सिर्फ चारा खिलाने आते हैं, पर अल्टीमेटली डिपेंडेंट तो है ना उस एरिया पे। अगर वो एरिया ही खत्म हो जाएगा तो उनका तो पूरा लाइवलीहुड चला जाएगा। तो हर प्रोजेक्ट, कोई भी जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, उसे हमेशा EIA सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। उसमें क्या होता है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट के मतलब सारी असेसमेंट की जाती है, सारी स्टडी की जाती है, उस प्रोजेक्ट से कितना फायदा होगा हमें और कितना नुकसान होगा, ये दोनों की पूरी डिटेल्ड लिस्ट बनाई जाती है कि एनवायरनमेंट या इंसानों को सोशल लॉस भी तो हो रहा है अगर लोगों के वहां पे घर तोड़ रहे हैं। लेट्स सपोज डैम बन रहा था, आपका डैम बनेगा, तो जब भी डैम बनता है ना, कहीं पे भी किसी भी रिवर के ऊपर तुम एक डैम बना दोगे, उसके पीछे हमेशा एक रेजर्वायर बन जाएगा, पीछे पानी इकट्ठा होगा ना, पानी इकट्ठा होगा तो बहुत सारे एरिया में आपका पानी फैलता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पहले क्योंकि सिर्फ नदी फ्लो करती थी, इसके आसपास शायद लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हो अपने, अब ये सारे के सारा जो पूरा गांव बसा हुआ था सारा पानी के नीचे चला जाएगा, तो इन्हें यहां से मूव करवाना पड़ेगा। शायद वो उतना दोबारा से रीसेटल ना हो पाए, या जो भी उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसी सारी चीजों की असेसमेंट की जाती है यहाँ पे। फिर अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि अगर पॉजिटिव ज्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव्स, तो प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाता है, नहीं तो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है, शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है यानी कि। ठीक है, तो बिना EIA क्लियरेंस के कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं बन सकता था पिछले साल तक। पिछले साल सरकार ने क्या किया है? सरकार ने पिछले साल अमेंडमेंट कर दी इसमें, और ये कह दिया है कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट जिसे इंडिया में मतलब सेंटर की सरकार या तो उस प्रोजेक्ट को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट मानेगी या उसे टैग दे देगी नेशनल इंपॉर्टेंस का। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो नेशनली हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है या हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, उसे ये असेसमेंट नहीं चाहिए होगी, वो डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो पिछले साल भी आपके बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जितने थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सरकार की क्रिटिसिज्म की कि सरकार एक तरह जंगल को बचाने के लिए सीरियस नहीं है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि तुम किस साइड पे लाई करते हो? क्या तुम जंगल को बचाने की साइड लाई करते हो, या तुम्हें ये लगता है कि अभी क्योंकि इंडिया का वेल्थ होना है तो हमारे लिए एनवायरनमेंट को बचाना अभी प्रायोरिटी नहीं है? फिर बीच की एक चीज आती है कि हमें एक बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस बनाना जरूरी है। देखो परफेक्ट बैलेंस सिर्फ वर्बली एग्जिस्ट करता होता है, एक्चुअली कभी भी कोई चीज परफेक्ट बैलेंस में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो चीज यहाँ पे भी दिखती है। तो अब सरकार ने ये एक्ट पिछले साल किया था, इस साल सरकार अब अगला करने लगी है। अल्टीमेटली सरकार कुछ प्रोजेक्ट्स को यानी कि एक तरह से फेवर देगी जहां पे
जंगल भी कटेंगे, असेसमेंट भी नहीं होगी लॉस की, तो अपने आप आपकी इन्वायरमेंट को खतरा बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया ने जो अपना पाथ चूज किया है, हमने उसमें इन्वायरमेंट को एज अ सेकेंडरी, डेवलपमेंट के आगे हमने इन्वायरमेंट को सेकेंडरी रोल दे दिया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बाद में आएगी, पहले डेवलपमेंट जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ये सारे फैसले कर रही है इसमें। ठीक है, मतलब सरकार की ये सोच है कि इन्वायरमेंट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पहले लोगों को रोजगार देना और डेवलपमेंट पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि नहीं तो देखो दूसरी साइड डेवलपमेंट के लिए कैसे नुकसानदायक है, ये क्लियरेंस ऐसा नहीं है कि आज फॉर्म भरा आज ही आ गई। ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ऐसा नहीं है कि 10 दिन में असेसमेंट हो जाएगी। असेसमेंट महीना लगाती है, महीना 1.5 महीना, उसके बाद असेसमेंट के बाद ना मिनिस्टर के साइन चाहिए होता है, उसे कराते कराते कई बार 1.5 साल निकल जाते हैं, मिनिस्ट्री के अंदर पेपर वर्क की बथेरा होता है। तो उसके कारण कई जो प्रोजेक्ट पास जल्दी भी बनने होते हैं वो भी डिले हो जाते हैं। तो सरकार एक तरह से अपने अंदर ही शॉर्टकट्स ढूंढ रही है कि किस तरीके से डेवलपमेंट इंडिया की फास्ट ट्रैक की जा सकती। जैसे मतलब आज तक नहीं तो इंडिया की क्रिटिसिज्म एक बहुत चीजों पे होती है कि हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट सालों साल लगा देते हैं पूरे होने के लिए, उसका मेन कारण यही है, ये क्लियरेंसेज आनी बहुत टाइम लगाती है। ठीक है, अब जैसे वहां पे क्लियरेंस दी थी नेशनल सिक्योरिटी की, तो जिला टनल 2024 में तैयार होना तो 2023 में तैयार हो जाएगा, 1 साल पहले ही तैयार हो जाएगा। और वो अपने आप में जोजिला पास पता है ना कहां पड़ता है, कौन से 2 शहरों को कनेक्ट करता है, लद्दाख और श्रीनगर को अगर तुमने जाना है तो तुम्हें जोजिला पास से होके जाना पड़ता है। ये टनल इसकी 13.5 किलोमीटर लंबी टनल है। ये क्यों सिग्निफिकेंट है, ये एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शन यानी कि जहां पे दोनों साइड से ट्रैफिक आएगा। और इसका सिग्निफिकेंस यही पड़ता है इंडिया के लिए, नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है और लद्दाख चाइना के साथ मूवमेंट जरूरी है। तो अभी श्रीनगर टू लद्दाख जाने में कम से कम भी 3.5 घंटे लगते हैं, 3.5 से 4 घंटे। ये जिस दिन टनल तैयार होगी, ये डिस्टेंस, ये जो टाइम है, ये 3.5 घंटे से रिड्यूस होके रह जाएगा सिर्फ 15 मिनट। तो श्रीनगर टू लद्दाख सिर्फ 15 मिनट का रह जाएगा। तो एक तो टूरिज्म भी आसान हो गया, तो लद्दाख वालों की इनकम भी बेटर हो जाएगी और यहाँ पे भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये अगले साल तक तैयार हो जाएगी, सरकार की पूरी कोशिश है, प्राइवेट कंपनियां लगी हुई हैं, उनका टारगेट है अगले साल तक पूरा कर देंगे। आपका जो अगला करंट अफेयर है एक्सरसाइज मिलान। ये आपकी ना इंडिया की लार्जेस्ट, इंडियन नेवी की लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज होती है। देखो ऐसी एक्सरसाइजेस अलग अलग नाम से ना तुम बार बार पढ़ोगे, ये सबसे पहले याद करना जरूरी होता है कि इससे किस चीज की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की है, मिलिट्री की है या नेवी की है। उसके बाद कई क्या होता है, कई बार हम किसी और देशों के साथ करते हैं, उनके नाम अलग होंगे, अपने खुद के अलग होंगे। जैसे लास्ट मंथ थी जपैड, ठीक है, वो मिलिट्री की थी, ये नेवी की एक्सरसाइज मिलान। मिलान में क्या है कि ये इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज की हुई बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि तुम जितनी भी तुम्हारी वॉरशिप्स तुम इसमें इन्वॉल्व करते हो, तुम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो जैसे तुम असली में वॉर पे ही हो। कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, कैसे फायरिंग करनी है, कैसे डिफेंस करना है, हर चीज की पूरी तैयारी की जाती है। एक्सरसाइज मिलान में इस साल इसे मतलब बहुत बड़ा बनाने के लिए हम 46 कंट्रीज की नेवीज को बुलाने वाले हैं। तो हमारी नेवी प्लस 46 और कंट्रीज से नेवीज आएंगी। ठीक है, सारी की सारी शिप्स आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए इस तरीके से काम करेंगी जैसे हम वॉर में हैं। तो एक तो ये हमारी नेवी के लिए ये बेनिफिशियल होता है कि हम लोगों की टैक्टिक्स सीख लेते हैं। दूसरा, लेट्स सपोज जिनके साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारे ज्यादातर फ्रेंडली नेशंस होते हैं। कल अगर हमें एक साथ वॉर पे जाना पड़ा, कुछ
पहले से भी हमें प्रैक्टिस होगी ना कि हमने आपस में कोऑर्डिनेशन करनी कैसे है। तो ये एक्सरसाइजेस हर साल कर करके हम अपनी कोऑर्डिनेशन बेटर करते हैं कि अगर हमें कभी एक साथ वॉर पे जाना है तो किस तरीके से जाना है। जैसे अमेरिका के साथ मालाबार भी होती है अलग से, मतलब 4 देशों की, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये 4 देश मिलके मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, वैसे ही फ्रांस के साथ अलग से, यूके के साथ अलग से, रशिया के साथ अलग से, ये सारी एक्सरसाइजेस हम करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसी कोऑर्डिनेशन और हमारे एफर्ट को बढ़ाने के लिए। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट नहीं? तो आज आपके सिर्फ 2 ही काम के पेपर, तो बहुत बड़ा होता है पर जरूरी नहीं है कि सारे पेपर में हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो। आज के पेपर में सिर्फ 2 करंट अफेयर थे। तो किसी भी इन 2 करंट अफेयर में किसी भी चीज के ऊपर कोई भी डाउट हो? नहीं? कल के करंट अफेयर पे कोई डाउट हो? नहीं? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।